हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सलेंट फिजिक्स बाय हारिस सर। बच्चों आ जाइए और फटाफट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन अ क्रॉस प्रोडक्ट। आपने क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ लिया था, उसके बेसिस पे आज हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने क्रॉस प्रोडक्ट में देखे थे। आज क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हम प्रॉपर्टीज आपको बता देते हैं। एक दो प्रॉपर्टी बाकी रह गई थी, वो बता देते हैं। देन इसके बाद हम चलेंगे अपने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की तरफ। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं। अब वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन में डॉट प्रोडक्ट भी आ जाता है और क्रॉस प्रोडक्ट भी आ जाता है। ठीक है, तो लगा दीजिए प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, देख लीजिए। ठीक है जी, इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिए, मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। मान लीजिए अगर तीन वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, और अगर तीनों वेक्टर्स आपके कोप्लेनर हैं। कैसे हैं? कोप्लेनर हैं। तो वेक्टर्स कोप्लेनर कब होते हैं? जब वो एक ही प्लेन में होते हैं, उन्हें कोप्लेनर्स वेक्टर बोलते हैं। और अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर्स हैं तो हमें प्रूव करना है कि शो करिए कि तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं। तो उसकी क्या कंडीशन होती है? जैसे मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर दिया गया है ए, एक वेक्टर दिया गया है बी एंड एक वेक्टर दिया गया है आपके पास सी, और आपसे कहा जा रहा है प्रूव करिए वेक्टर, कुछ भी वेक्टर दिया जाएगा इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट के टर्म्स में आपको वेक्टर्स दिया जाएगा और कहा जाएगा प्रूफ करिए कि ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं। तब आप लिखेंगे इफ these vectors if these vectors are coplanar then, तब इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी शुड बी जीरो, शुड बी जीरो। अगर ये कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है तीनों वेक्टर्स, देन डेफिनेटली वेक्टर ए बी सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स हो जाएंगे। कोई भी वेक्टर आपके सामने आ जाए, कोई भी वेक्टर आपके सामने आ जाए, अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट करने पे, अगर डॉट के बाद क्रॉस प्रोडक्ट करने पे जीरो आ रहा है तो ये वेक्टर कोप्लेनर हो जाएंगे। आपको एग्जाम में वेक्टर्स ए बी सी दिए जाएंगे, आपसे कहा जाएगा प्रूफ करिए कि वेक्टर्स कोप्लेनर है। तो तीन वेक्टर्स के कोप्लेनर होने की कंडीशन क्या है? वेक्टर ए डॉट ब्रैकेट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी का एक वेक्टर आपको मिलेगा, उस वेक्टर के साथ आपको ए का डॉट लेना हो। अगर वो जीरो आ गया तो मतलब ए बी सी आपके कोप्लेनर। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये आप इसको ध्यान रखिए, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बने रही है। तो बेटा आपने ये देखा कि अगर ये वेक्टर कोप्लेनर्स हैं तो इनकी कंडीशन फुलफिल करता है। अच्छा, इसका एक पर्टिकुलर नाम भी, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसे क्या बोलते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट कौन सा? स्केलर। कैसे? देखिए बी क्रॉस सी को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो आपको एक वेक्टर मिलेगा, फिर जब एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ डॉट करेंगे तो आपको स्केलर मिलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे तीन तीन वेक्टर्स हैं। इसका एक और नाम क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपसे कभी कभी क्या कहता है ना कि वेक्टर ए बी सी आपको देता है और कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालो। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? ए डॉट बी क्रॉस सी करके इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल देंगे, और अगर वो जीरो आ गया मतलब वो तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है, और जीरो नहीं आया तो उसकी वो वैल्यू निकल जाएगी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू निकल जाएगी। अब इसके बाद आपसे पूछता है कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बताइए, फाइंड द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर आपके पास वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, अगर तीन वेक्टर्स हैं तो आपको पूछा जाएगा बताइए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट। अब ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया कि हमारे पास जो फाइनल होगा, जैसे बी क्रॉस सी को क्रॉस करने पर एक वेक्टर मिला, फिर वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ डॉट किया तो आपको स्केलर मिलता है, तो यहाँ पे फाइनल आपको क्या मिलेगा? वेक्टर मिलेगा। अब ये कैसे होगा? देखिए जब वेक्टर ए को वेक्टर क्रॉस करेंगे, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी से करेंगे, ठीक है ना तो इसकी वैल्यू आपको कितनी मिलती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि बी क्रॉस सी का आप एक बी को सी के साथ क्रॉस करोगे, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो एक वेक्टर मिलेगा, फिर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ क्रॉस करेंगे तो आपको फाइनली वेक्टर ही मिलेगा, इसको बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे तीन तीन वेक्टर्स हैं। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? याद रखिएगा, पहले ए को करेंगे सी के साथ डॉट, क्या करेंगे? ए को सी के साथ डॉट करेंगे और बी को बाहर ले लेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर ए को बी के साथ डॉट करेंगे, सी बाहर ले लेंगे, फिर ए को बी के साथ डॉट करेंगे और सी को बाहर ले लेंगे। ठीक है जी, बताएं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है।
देखो ए को बी के साथ, ए को जब सी के साथ डॉट करोगे तो एक स्केलर मिलेगा, फिर एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना, माइनस का साइन लगा देना, फिर जब ए को बी के साथ डॉट करोगे तो एक स्केलर मिलेगा, फिर स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना, फिर दोनों को माइनस कर देना, तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। इसी को बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखिए अभी आपने क्या निकाला, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाला, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी, तो इसकी वैल्यू आपको निकाल आई। अब मान लीजिए अगर आपके पास लिखा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ये भी तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये भी तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर या वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो पहली बात तो कम्यूटेटिव नहीं होता, वो एसोसिएटिव नहीं होता, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो आपको पता होना चाहिए ये आपस में बराबर नहीं होगा, ये कभी बराबर नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसकी वैल्यू आपने निकाल ली। अब इसी तरह से इसकी वैल्यू आपसे पूछा जाएगा तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहले ए को सी के साथ डॉट करिए, ए को सी के साथ डॉट करिए और बी को बाहर ले लीजिए। ठीक है, देखिए ए को पहले पकड़िए सी के साथ डॉट करके, बी को बाहर ले लीजिए, फिर माइनस का साइन लगाइए, बी को सी के साथ डॉट करिए, बी को सी के साथ डॉट करिए और ए को बाहर ले लीजिए। बोलिए ठीक है, हो गया। तो बस ये दो वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, इसको बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको भी बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब बात आती है कि कौन सी वैल्यू निकालनी है, जो सी भी वैल्यू निकालनी होगी आप इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से याद रखिएगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी न्यूमेरिकल्स अभी हम कराएंगे, ठीक है आपको, चलिए बने रहिए। अब इसमें आपसे कभी कभी पूछता है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का यूनिट वेक्टर निकालिए। जब तो आप दो वेक्टर का क्रॉस करते हो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करते हो, तो आपको क्या मिलता है, ए बी साइन थीटा सी कैप, किसी किसी बुक में एन कैप भी आ जाता है। तो हमें इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, इसे क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। और ये ए बी साइन थीटा है क्या, ये ए बी साइन थीटा इस क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है, तो हम इसके जगह पे इसको लिख सकते हैं मॉड के साथ। क्या लिख सकते हैं, सी कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। बोलिए ठीक है, अगर आपको इस तरह से भी दिखाई दे तो डरने की जरूरत नहीं है, बात ये इसी की हो रही है। यहाँ पे इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ। ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर। सी कैप क्या है, इज द यूनिट वेक्टर, इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एज वेल एज वेक्टर बी, जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इंक हो गई है, मुझे लगता है खत्म, हम दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। सी कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बात तो समझ में आ गई होगी आपको, है ना, प्लेन वगैरह बना के आपने कल बहुत अच्छी तरह से सीखा था। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर ए है, ठीक है, और एक आपके पास वेक्टर बी है, दोनों वेक्टर किस में है, प्लेन में है, और हम ए से बी जा रहे हैं। तो जब हम ए से बी जाएंगे, जैसे ए से बी जाएंगे, है ना, ए से बी, देखो ए से बी गए, हम इंडिकेट अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये किसकी डायरेक्शन है मेरे बच्चे, ये डायरेक्शन है वेक्टर सी की, किसकी डायरेक्शन है, वेक्टर सी की। और वेक्टर सी का मतलब क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है कि नहीं। तो याद रखिएगा वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, तो इन दोनों का क्रॉस की डायरेक्शन क्या होगी, इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर होगी। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन इसके भी परपेंडिकुलर, इसकी भी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हम इसकी डायरेक्शन को कैसे निकालते थे, राइट हैंड थंब रूल से, और कैसे निकालते थे, मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल से निकालते थे। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, समझ में आ गई बात। तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर को हमने क्या माना है, सी कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर, इस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है, सी कैप है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज हो सकती थी क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की, वो मैंने आपको बता दी है। अब इसके बाद हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बने रहिए। देखो बेटा, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, अगर आपके पास फोर्स दिया गया है इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में, आपको फोर्स दिया गया है 4i कैप माइनस 10j कैप, और पोजीशन वेक्टर दी गई है 5i कैप माइनस 3j कैप, और आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट टॉर्क, आप वेक्टर टॉर्क निकालिए। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है ना। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज द मोमेंट ऑफ फोर्स, क्या होता है बच्चे, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अ टॉर्क एंड फोर्स। ये आपका मोमेंट ऑफ फोर्स है, ये आपका लीनियर फोर्स है ना। जब फोर्स में मोमेंट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है, घुमाव की प्रॉपर्टी आ जाती है, तो वहां पे क्या जनरेट हो जाता है, टॉर्क जनरेट हो जाता है, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, है ना। फोर्स का टर्निंग इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये कब आता है, जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को टर्न कर देता है, घुमा देता है।
ठीक है, तो हमें ये निकालना है। अब देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट की तरह दिखाई दे रहा है, तो बस फटाफट से हम लोग कर लेंगे। वेक्टर हमें ये फाइंड आउट करना है। वेक्टर आर आपके पास है 5i कैप माइनस 3j कैप, और क्रॉस करके आपको वेक्टर एफ लिखना है 4i कैप माइनस 10j कैप। अब बेटा इसको क्रॉस करना है, मतलब जब हम दो, आपको पता है ना, मैंने बताया था जब दो वेक्टर्स रेक्टेंगुलर फॉर्म में होते हैं या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में होते हैं और इनका क्रॉस करना होता है, तो हम कौन सी मेथड यूज करते हैं? डिटर्मिनेंट मेथड यूज करते हैं। तो बस डिटर्मिनेंट मेथड यूज कर लेंगे। डिटर्मिनेंट बना दीजिए आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है, के कैप। अब क्या करिए, आई कैप का मल्टीपल पहले लिखिए, आई कैप का मल्टीपल देखिए, आई कैप का मल्टीपल क्या है 5, लिख दीजिए 5। यहाँ पे जे कैप का मल्टीपल कितना है -3, -3। अच्छा इसमें कहीं के नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है, तो के कितना है यहाँ पे 0। इसी तरह से इस पे आ जाइए, यहाँ पे आई कैप का मल्टीपल कितना है 4, जे कैप का मल्टीपल कितना है -10। क्या कोई के कैप नजर आ रहा है इसमें? नो। इसका मतलब ये है कि ये जो फोर्स लग रहा है वो एक्स वाई प्लेन में है, ये पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो भी किसमें है? एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है ना। और ये आपको समझ में आ गई, बात क्लियर है। अब इनका हमें क्रॉस करना है। कैसे करेंगे क्रॉस? आपको मैंने बताया था, सबसे पहले आई कैप रखिए, ब्रैकेट लगाइए, आई कैप ये वाला छुपा दो और ये वाला छुपा दो, ठीक है, ये छुपा दो और ये छुपा दो। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। इसका मतलब आ जाएगा 0 माइनस 0, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का साइन लगाइए, जे कैप लिखिए, माइनस का साइन लगा के जे कैप लिखिए। अब आपको मैंने बताया जे कैप बीच वाला छुपा लो और ये वाला छुपा लो। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 माइनस 0 आ जाएगा। अब क्या करो, प्लस के कैप लगा दो। अब देखो के कैप करेंगे तो हम ये छुपा लेंगे और ये छुपा लेंगे। 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? -50। फिर माइनस का साइन लगाएंगे। 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -12, और माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो ये हो गया 12। तो देखो यहाँ पे आई कैप वाला टर्म हट गया, जे कैप वाला टर्म हट गया, बस के कैप वाला टर्म बाकी होगा। और 50 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? बताइए फटाफट से। ये आ जाएगा आपका 38, तो -38 आ जाएगा, -38 के कैप। इसका मतलब टॉर्क किस डायरेक्शन में लग रहा है? टॉर्क लग रहा है जेड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में लग रहा है? जेड डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है, वो भी जेड डायरेक्शन की जब जस्ट अपोजिट, मतलब पॉजिटिव जेड डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट। आपको पता होना चाहिए ना, ये एक्स एक्सिस और एक्स एक्स, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के जस्ट अपोजिट क्या होगा? -x। वाई एक्सिस के जस्ट अपोजिट क्या होगा? -y। और जेड एक्सिस के जस्ट अपोजिट क्या होगा? -z। बोलो है कि नहीं? और एक्स एक्सिस ये है, इसके अलोंग हम डायरेक्शन वेक्टर को आई कैप से डिनोट करते हैं, तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन वेक्टर को माइनस आई कैप से डिनोट करेंगे। वाई एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन वेक्टर को हम जे कैप से डिनोट करते हैं, उसके जस्ट अपोजिट हम डिनोट करेंगे माइनस जे कैप से। और जेड डायरेक्शन के अलोंग हम डायरेक्शन वेक्टर को के कैप से डिनोट करते हैं और इसके जस्ट अपोजिट डिनोट करेंगे माइनस के कैप से। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। देखिए माइनस के कैप के फॉर्म में है, मतलब पार्टिकल कहां जा रहा है? इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव जेड की जेड जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपने टॉर्क निकाल लिया, तो मतलब इसका मतलब टॉर्क कहां लग रहा है? टॉर्क की डायरेक्शन ये हो गई। आप टॉर्क की डायरेक्शन ऐसे भी निकाल सकते हैं जैसे आपको मैंने बताया था, ऑलरेडी बताया था। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए, तो यहाँ पे आपका ये हो गया टॉर्क किस तरह से निकाला गया, कैसे किया गया, समझ में आ गया। बहुत अच्छी तरह से इसको यूज करिएगा, इसमें क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए, अभी हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, कहीं मत जाइए। देखो बेटा, ये अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी। हमारे पास दो वेक्टर है और दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो आपको पता है, जब दो वेक्टर आपको पता हो तो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? दोनों का क्रॉस करके निकाला जाता है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। किसी बुक में एन कैप, किसी बुक में सी कैप। आप यहाँ पे एन कैप ले लीजिए, सी कैप ले लीजिए, आपकी मर्जी। आपको इसी एन कैप को निकालना है। यही एन कैप क्या है? इसी एन कैप को बोलते हैं यूनिट वेक्टर, परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ। तो ये कैसे निकालते हैं? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय ए बी साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे आपको दो वेक्टर्स दिए गए हैं, तो हमें निकालना तो एन कैप है, लेकिन इसके लिए हमें पहले ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, फिर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, फिर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, फिर इन दोनों के बीच का एंगल भी तो निकालना है। हमें इन दोनों के बीच का एंगल तो निकालना है। अब बात क्या रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। इतना, अब ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है ये नहीं कहा गया, बात समझिएगा। ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो ये चीज नहीं कही गई है। तो आपको समझ में आना चाहिए, जो ये यूनिट वेक्टर है ना, इस वेक्टर की भी परपेंडिकुलर है और इस वेक्टर की भी परपेंडिकुलर है, लेकिन ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है ये जरूरी नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे कि इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालेंगे, और दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हैं? आपको पता है
दो बेटा, अब हम ए बी साइन थीटा को क्या कर सकते हैं, ए बी साइन थीटा को हम कर सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो हम करेंगे ही करेंगे, इसको कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अब यार एक काम करो ना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करो, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, उस मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि पहले ए का निकालो मैग्नीट्यूड, फिर बी का निकालो मैग्नीट्यूड, फिर इनके बीच का एंगल निकालो। तो इससे अच्छा ये है कि हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करें और हमें जो वैल्यू मिल जाएगी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर की, जो वेक्टर मिल जाएगा उसका मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड कर देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर पहले हम निकालने वाले हैं ए क्रॉस बी, पर ध्यान से देखिएगा, हम क्या निकालने वाले हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, डिटरमिनेंट मेथड यूज करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप। अब देखिए आई कैप यहाँ पे कितना है, देखिए आई कैप जे कैप, पहले वेक्टर ए का लिखा करिए, वेक्टर क्योंकि पहले वेक्टर ए लिखा हुआ है ना, तो वेक्टर ए लिखिए। तो आई कैप का मल्टीपल 2, जे कैप का मल्टीपल 3, के कैप का मल्टीपल 1, तो 2 3 1 यहाँ पे लिख दीजिए 2 3 1। इसके बाद देखिए वेक्टर बी है 1 -1 2, 1 -1 2, बोलो क्लियर है। अब बस ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, आई कैप रोकते हैं, आई कैप को ये वाला टर्म छुपा लो और पहला वाला टर्म छुपा लो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 1 ब्रैकेट 1 माइनस जे कैप कर देंगे। अब जे कैप वाला टर्म ये छुपा लो, ये बीच वाला छुपा लो और ऊपर वाला छुपा लो, 2 2 कितना होता है 4 माइनस 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 2 से मल्टीप्लाई करो 4 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1, तो 4 माइनस 1 कितना हो गया 4 माइनस 1 प्लस के कैप, के कैप ये वाला आप छुपा लो, ये क्या होता है रो कॉलम। समझ में आ रहा है, तो ये रो छुपा लो, ये कॉलम छुपा लो, या ये रो छुपा लो कॉलम छुपा लो, तो ये आपको छुपा लोगे तो अब 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा -2 और 1 इंटू 3 करोगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अब आप इसको अच्छी तरह से ऐड करो, 6 + 1 कितना हो जाएगा 7 आई कैप, ये हो जाएगा -3 जे कैप, ये आपका हो जाएगा -5 के कैप। तो देखो आपने क्या निकाल लिया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू आपने निकाल ली, आपके सामने है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, कैसे निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड, आपको मैग्नीट्यूड निकालना आता है, मैंने वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आपको सिखाया था, क्या बताया था, अंडर रूट के अंदर आई कैप का मल्टीपल 7, इसका स्क्वायर कर दो, जे कैप का मल्टीपल है -3, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस के कैप का मल्टीपल है -5, इसका स्क्वायर कर दो। बस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर होता है 25। इसे आप सिंप्लीफाई करिए, ये हो जाएगा 74 प्लस 9, 74 प्लस 6 कितना हो गया 80, और 80 प्लस 83 ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 83 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करके देख लीजिएगा 83 आ जाएगा, है ना। और ये 83 हो गया, निकल गया मैग्नीट्यूड। अब आपको एन कैप निकाल लो आराम से, एन कैप बराबर क्या होता है, ए क्रॉस बी कितना निकला है 7 आई कैप -3 जे कैप -5 के कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड आपने निकाल लिया अंडर रूट 83। बोलो हो गया, ये निकल गया आपका यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर ए एंड बी। बताओ कितना आसान है, क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो इस तरह से आपको निकालना है। कैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, समझ में आ गई बात आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, बोलो ठीक है। चलो यहां पे हम इसको रफ करते हैं, अब करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बने रहिएगा। देखिए बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर, मतलब ए और बी दो वेक्टर्स हैं, इस तरह से हैं कि इन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इन दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर है। इन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और इन दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा। कंडीशन आपके सामने दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिए, देन इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कंडीशन क्या दिया गया है, गिवन दैट, गिवन क्या दिया गया है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके बराबर है, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं आपको पता होना चाहिए। आपको मैंने वही लिख देता हूं मैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसे लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा, और थीटा क्या है, दो वेक्टर के बीच का एंगल है। और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, ए बी साइन थीटा। एन कैप तो लगाएंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो इसी को तो बोलते हैं मैग्नीट्यूड। चलिए अब देखिए यहां से ए कटा, बी से बी कट गया, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू आ गया 1। और आपको पता होना चाहिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, tan थीटा, और tan थीटा हो गया 1। tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा बराबर कितना होता है, जब थीटा बराबर होता है आपका 45 डिग्री। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दो वेक्टर जो दो वेक्टर अगर एक दूसरे से 45 डिग्री पे हैं, 45 डिग्री पे हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट और इनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है, इसको भी आप ध्यान से याद रखिएगा।
ठीक है, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा 45 डिग्री, मतलब एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है और एक वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है। देखिए इनके बीच का एंगल कितना है 45 डिग्री। अगर दो वेक्टर इस तरह से हैं तो इनके डॉट प्रोडक्ट और इनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो जाएगा और इनके बीच का एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अगर कोई कंफ्यूजन हुआ करे ना तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी डाउट्स पूछ लीजिएगा। मैं आपको फिर से मैं वीडियो बना के आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। और लेकिन आप अपना डाउट पूछा करिए अगर आपको डाउट है तो, और जरूर से ये भी अपना फीडबैक भी दिया करिए कि आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं, आपके काम का है कि नहीं, आप उससे कुछ बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, और मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है कि नहीं। क्योंकि मैं सुबह से वीडियो बना रहा हूँ, सुबह बज रहा है 6:30, सुबह तड़के, क्योंकि ठंड का टाइम है और बस अपनी टी शर्ट पहन के मैं वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन आप थोड़ा सा मुझको हेल्प करिएगा, थोड़े चैनल को हेल्प करिएगा, और प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूला करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करिए, क्योंकि ये सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ बच्चों आप ही लोगों के लिए हो रही है। थैंक यू सो मच। लेकिन हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बने रहिए। देखो बेटा, आपके सामने इसके बाद क्वेश्चन ये है कि आपके पास तीन वेक्टर्स दिए गए हैं। वेक्टर ए, मतलब ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिया गया है। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। आपसे कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, मतलब इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच। भाई जब आप तीनों वेक्टर को ऐड करोगे तो एक वेक्टर मिलेगा, और जब ए क्रॉस बी को करोगे तो आपको एक वेक्टर मिलेगा। तो इन दो वेक्टर्स के बीच में आपको क्या निकालना है, एंगल फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हम इस वेक्टर को निकालते हैं, फिर हम इस वेक्टर को निकालेंगे, फिर इनके बीच का एंगल हम कैसे निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट यूज करके हम इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालेंगे। तो फटाफट से वीडियो को पहले पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देन इसके बाद देखिए कि किस अप्रोच के साथ क्वेश्चन किया जा रहा है। तो पहले हम करते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को हम फाइंड आउट करते हैं। तो तीनों वेक्टर को ऐड करो। देखो आई कैप से आई कैप कैंसिल, बचेगा सिर्फ 3 आई कैप, 2 जे कैप प्लस जे कैप 3 जे कैप माइनस 3 जे कैप, मतलब 0 जे कैप, कोई वैल्यू नहीं है। 3 के कैप, ठीक है, 3 के कैप, 4 के कैप, कितना हो गया 7 के कैप माइनस 12 के कैप। तो 7 के कैप में से 12 के कैप माइनस करोगे तो माइनस 5 के कैप बचेगा। कितना होगा, माइनस 5 के कैप। भाई 12 में से 7 माइनस करोगे तो 5 ये तो बचेगा, है ना। 12 में से 7 माइनस करोगे तो 5 बचेगा। तो माइनस साइन क्यों है, क्योंकि माइनस 12 लिखा हुआ है। तो ये ए प्लस बी प्लस सी की आ गया, वेक्टर फॉर्म में आ गया, इजी है। अब इसी तरह से हमें निकालना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड। यहां पे लगाइए आई कैप, थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे, है ना। चलिए थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। आई कैप, जे कैप, के कैप। बच्चों वेक्टर ए ये लिखा है, इसको, इसका आई कैप का मल्टीपल कितना 1, जे कैप का मल्टीपल है 2, के कैप का मल्टीपल है 3। वेक्टर बी कहां लिखा हुआ है, ये इसका आई कैप का मल्टीपल है -1, जे कैप का मल्टीपल है 1 और के कैप का मल्टीपल है 4। अब इनको फटाफट कैसे करेंगे, पहले हम लिखते थे आई कैप, मतलब आई कैप को छुपाएंगे, मतलब ये छुपा लेंगे और ये छुपा लेंगे। 2 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 जा 8, 1 मल्टीप्लाई बाई 3, भाई 1 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होता है, 3 1 जा 3, माइनस का साइन लगाइए और यहां पे लिख दीजिए 3। आसान है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए बस अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए, माइनस का जे कैप लगा दीजिए। अब ये बंद कर दीजिए, बीच वाला बंद कर दीजिए और ये बंद कर दीजिए। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 4, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, ये हो जाएगा 3, प्लस के कैप करिए। नाउ के कैप आपको ये छुपाना पड़ेगा और ये छुपाना पड़ेगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करिए 1, फिर माइनस का साइन लगाइए, फिर -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो गया 2। अब इसको आप खोल दीजिए, 8 में से 3 माइनस करिए 5 आई कैप माइनस 4 प्लस 3 7 जे कैप 1 प्लस 3 3 के कैप। ये आपको एक वेक्टर मिल गया और ये आपको वेक्टर मिल गया। इन दोनों के बीच का आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। और दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। मान लीजिए आपने ये जो ऐड किया है, कोई वेक्टर मिल गया, मान लीजिए एम वेक्टर मिल गया। क्या मिल गया, कोई दूसरा वेक्टर मिल गया एम, और जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पे मान लीजिए आपको एक दूसरा वेक्टर मिल गया है एन मिल गया। अब आप इन दोनों का डॉट कर दीजिए, वेक्टर एम डॉट वेक्टर एन बराबर हो जाता है एम एन कॉस ऑफ थीटा, और थीटा बराबर यहां पे क्या आ जाएगा, वेक्टर एम एन, वेक्टर एम डॉट वेक्टर एन अपॉन एम एन। बोलो यही तो आएगा। अब बस एम एन आप लिख दो यहां पे, फिर एम का क्या निकालना, मैग्नीट्यूड, फिर एन का निकालना मैग्नीट्यूड। चलो मैं एम का निकाल देता हूं मैग्नीट्यूड। वेक्टर एम का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट के अंदर एम कहां लिखा है, वो है एम, कहां गया, हाँ ये एम है। तो देखो आई कैप का मल्टीपल 3 3 का स्क्वायर, जे कैप का मल्टीपल 0 0 का स्क्वायर, के कैप का मल्टीपल -5 तो -5 का स्क्वायर।
इसको सिंप्लीफाई करिए तो 3 3 9, 5 5 25, 25 प्लस 9 कितना हो जाता है 34। तो ये हो गया अंडर रूट के अंदर 34। बोलो क्लियर है। इसी तरह से वेक्टर एन का निकाल दो मैग्नीट्यूड। वेक्टर एन का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ये है आपका वेक्टर एन 5 आई कैप। आई कैप का मल्टीपल कितना है 5 स्क्वायर, जे कैप का मल्टीपल है -7 स्क्वायर, के कैप का मल्टीपल है 3 स्क्वायर। बस आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9। ये कितना हो जाएगा, हाँ, अभी तो हम लोगों ने इसको किया था ना, ये कितना आया था 49 और 74 74 प्लस 6 80 83 कितना आ जाता है, ये 83 आ जाता है। बस मैग्नीट्यूड निकल गया, उठा के पुट कर दो। अब हमें वेक्टर एम डॉट वेक्टर एन करना है। वेक्टर एम को जब वेक्टर एन के साथ डॉट करेंगे तो आई कैप के साथ डॉट बनाता है और 3 5 से कितना होता है 15 हो जाता है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। जे कैप के साथ डॉट बनाता है और 0 का 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। के कैप से डॉट बना जाता है, -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -15 आ जाएगा, डिवाइड का साइन लगाएंगे और अंदर क्या बचेगा आपका, नीचे √34 √83, √34 मल्टीप्लाई बाय √83। अब एक बात बताइए, -5 प्लस में है, प्लस माइनस में कैंसिल, तो 0 अपॉन कोई वैल्यू आ गई। कितनी वैल्यू आ गई, √34 मल्टीप्लाई बाय √83 और इट कम्स आउट टू बी 0। इसका मतलब वेक्टर एम और डॉट वेक्टर एन कितना है 0, और दो वेक्टर का डॉट 0 कब होता है, जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब वेक्टर एम इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर एन। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। मतलब वेक्टर दिस एंड वेक्टर दिस बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और इनके बीच का एंगल कितना है, इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री। कितना है बच्चे, 90 डिग्री। क्लियर है, आसान है। तो इस अप्रोच के साथ आपको करना है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन बहुत ढेर सारे हैं, मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें आपको ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे। अभी वेक्टर यहां खत्म नहीं होता है, वेक्टर तो बहुत ढेर सारा है। अभी तो मोशन इन 1 डायमेंशन में, मोशन इन प्लेन में और लॉज ऑफ मोशन में वेक्टर तो भरा ही हुआ है, वेक्टर खत्म नहीं हुआ है। वेक्टर के बहुत ढेर सारे एप्लीकेशंस हैं, वेक्टर के बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस, क्योंकि अभी आप जो आगे पढ़ने वाले हो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन पढ़ने वाले हो, इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, मोशन इन प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, हर तरह की क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें पूरा वेक्टर का यूज होने वाला है। तो वेक्टर खत्म नहीं हुआ है, वेक्टर तो अब यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब बाकी के हम जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे उसमें वेक्टर के सारे टॉपिक्स आते जाएंगे, हम उससे कवर करते जाएंगे। लेकिन वेक्टर के इस चैप्टर में मैंने जो जो बातें आपको बताई हैं उसको आप अपने दिमाग में जरूर से ध्यान में रखना, आगे बहुत जरूरी काम आएगा, बहुत ही काम आएगा। ठीक है बच्चे, तो फिर यहाँ पे हम आज की क्लास को करते हैं समाप्त, क्योंकि मुझे लगता है कि इतने क्वेश्चन इनफ हैं और आपको समझ में भी आ गए हैं कैसे हमें क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन को डील करना है, कैसे डील नहीं करना है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम आज के लेक्चर को करते हैं समाप्त। पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।